नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रटाडू। पावर स्टेशन में बनने वाली बिजली से लेकर हमारे घर के स्विच बोर्ड तक हर कदम पर क्या होता है। हम्म। और सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये पूरा सिस्टम ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर ही क्यों चलता है। हाँ, डायरेक्ट करंट या डीसी का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? बिल्कुल। देखिए, ये सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। इसका सबसे बड़ा कारण है लचीलापन। मतलब एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अच्छा। और जैसा कि हम देखेंगे, वोल्टेज को अपनी मर्जी से बदलने की ये क्षमता ही इस पूरे सिस्टम को काम करने लायक बनाती है। अच्छा। लंबी दूरी तक बिजली भेजने के लिए आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है और घरों में इस्तेमाल के लिए उसे घटाना पड़ता है। और एसी के साथ ये आसान है। एसी के साथ ये बच्चों के खेल जैसा है, जबकि डीसी के साथ ये बहुत मुश्किल और महंगा होता है। अच्छा, तो ये सब कुछ कुशलता और लागत के बारे में। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं जहां से ये सब शुरू होता है, जनरेटिंग स्टेशन। यानी वो पावर प्लांट जहां बिजली बनती है। हाँ, यहाँ पर बड़े बड़े ऑल्टरनेटर घूमकर बिजली पैदा करते हैं, जो इन नोड्स के हिसाब से करीबन 11,000 से 25,000 वोल्ट के बीच होती है। बिल्कुल, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का पहला कदम है। भारत में इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जिसका मतलब है कि करंट 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। चुनौती? 11,000 वोल्ट तो पहले से ही बहुत ज्यादा लगता है। इसे सीधे शहरों तक क्यों नहीं भेज सकते? अगर ऐसा करने की कोशिश की तो रास्ते में ही ज्यादातर बिजली गर्मी बनकर उड़ जाएगी। इसे I²R लॉस कहते हैं। I²R लॉस? आसान भाषा में समझें तो तारे गर्म हो जाएंगी और ऊर्जा बर्बाद होगी। जितना ज्यादा करंट होगा, ये नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। तो ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक पतले पाइप से बहुत ज्यादा पानी भेजने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ज्यादातर ऊर्जा तो घर्षण में ही बर्बाद हो जाएगी। मतलब हम कोयला जलाकर या बांध से पानी गिराकर इतनी मेहनत से बिजली बनाएं और वो बिजली हमारे घर पहुंचने के बजाय तारों को गर्म करने में बर्बाद हो जाए। हाँ, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा सौदा लगता है। तो इंजीनियरों ने इस समस्या को हल कैसे किया? उनका समाधान सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कमाल का है। उन्होंने वोल्टेज को कम करने के बजाय उसे और भी ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। क्या? हाँ, यहीं पर जनरेटिंग स्टेशन पर लगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भूमिका आती है। इंतजार मतलब नुकसान से बचने के लिए वोल्टेज को और बढ़ा दिया? ये तो उल्टा लग रहा है। भौतिकी के नियम बहुत दिलचस्प होते हैं। देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज गुणा करंट, यानी P = VI। ठीक है। जब आप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को मान लीजिए 10 गुना बढ़ाते हैं, तो उसी पावर को भेजने के लिए करंट 10 गुना कम हो जाता है। अच्छा, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। बिल्कुल। और क्योंकि एनर्जी लॉस करंट के स्क्वायर के बराबर होता है, I²R, तो करंट 10 गुना कम होने पर लॉस 100 गुना कम हो जाता है। 100 गुना। बाप रे! हाँ, 100 गुना। तो ये ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्ट को कितना बना देता है? यह उसे 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, यहाँ तक कि 765 किलोवोल्ट तक बढ़ा देता है। 765 किलोवोल्ट, मतलब 7,65,000 वोल्ट। हाँ, 7 लाख वोल्ट से भी ज्यादा। तो अब हमारे पास एक तरह की सुपरचार्ज्ड बिजली है, जो कम नुकसान के साथ लंबा सफर कर सकती है। बिल्कुल। और यहीं से बिजली का असली मैराथन शुरू होता है, जिसे प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। ये वही ऊंची ऊंची लाइनें हैं जो हमें हाईवे पर सफर करते हुए बड़े बड़े स्टील के टावरों पर दिखती हैं। हाँ, वही लाइन है जो सैकड़ों किलोमीटर तक बिजली को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाती हैं। ठीक है, तो अब ये 7 लाख वोल्ट की बिजली शहर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जाहिर है हम इसे सीधे अपने टोस्टर में तो नहीं लगा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसे शहर के लिए पालतू कैसे बनाया जाता है? ये तो एक जंगली जानवर की तरह है। बहुत अच्छा सवाल है। इसे पालतू बनाने का काम कई चरणों में होता है। पहला पड़ाव है शहर के बाहरी इलाके में बना ग्रिड सबस्टेशन। ग्रिड सबस्टेशन? हाँ, ये एक तरह का बड़ा जंक्शन है जहां इन जंगली जानवरों को थोड़ा काबू में लाया जाता है। यहाँ लगे बड़े बड़े स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स इस हाई वोल्टेज को सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए कम करते हैं। कितना कम? आमतौर पर 66,000 या 33,000 वोल्ट तक। अच्छा, तो ये अभी भी हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है,
लेकिन शहर के अंदरूनी हिस्सों में भेजने के लिए ज्यादा सुरक्षित हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सबस्टेशन एक और बहुत ज़रूरी काम करता है। ये अलग-अलग पावर स्टेशन से आने वाली लाइनों को आपस में जोड़ता है। मतलब एक तरह का नेशनल पावर ग्रिड। बिल्कुल। अगर किसी एक पावर प्लांट में कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये सबस्टेशन तुरंत दूसरे प्लांट से बिजली लेकर सप्लाई जारी रखता है, ताकि आपके घर की बत्ती गुल ना हो। तो ये एक सेफ्टी नेट की तरह भी काम करता है। ठीक है, अब 33,000 वोल्ट की बिजली शहर के अंदर आ गई। अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। ये अक्सर हमारे मोहल्ले या किसी औद्योगिक इलाके के पास होता है। यहाँ वोल्टेज को एक बार फिर से घटाकर 11,000 वोल्ट कर दिया जाता है। इसे कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये 11 केवी की लाइनें अक्सर हमारे मोहल्लों की सड़कों पर लगे सीमेंट के खंभों के ऊपर से गुजरती हैं। बिल्कुल। कई बड़ी फैक्ट्रियां या मॉल सीधे इसी 11 केवी लाइन से बिजली ले लेते हैं। लेकिन हमारे घरों के लिए तो 11,000 वोल्ट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अब हम आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हाँ, वो चीज जो हमें अपनी गली में खंबे पर लगी दिखती है, वो ग्रे रंग का बॉक्स। हाँ बिल्कुल, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये इस सफर की आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी है। और ये क्या करता है? ये 11,000 वोल्ट को हमारे इस्तेमाल के लायक वोल्टेज में बदलता है। 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई के लिए या 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई के लिए, जो हमारे घरों में आती है। और वहां से मोटे काले केबलों के जरिए बिजली हमारे घर के मीटर और फिर स्विच बोर्ड तक पहुंच जाती है। वाह! तो ये एक बहुचरणीय प्रक्रिया है। लंबी दूरी के लिए वोल्टेज को बढ़ाना और फिर हमारे इस्तेमाल के लिए उसे सुरक्षित रूप से कई चरणों में घटाना। ये तो इंजीनियरिंग का एक पूरा बैले डांस है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये एक डांस ही है। सुरक्षा, कुशलता और लागत के बीच एक बेहतरीन संतुलन। अब ये तो और भी दिलचस्प हो जाता है। चलिए उन ऊंची ऊंची लाइनों और टावरों को जरा करीब से देखते हैं। हाँ, इनके हिस्सों को समझते हैं। इनमें सिर्फ तार और खंबे नहीं होते, हर चीज का एक खास काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं उन तारों की जिन्हें तकनीकी भाषा में कंडक्टर्स कहते हैं। ये इस पूरे सिस्टम की नसें हैं जो बिजली का खून दौड़ाती हैं। ये आमतौर पर एल्यूमिनियम या ACSR से बने होते हैं। ACSR यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये खास तरह का कंडक्टर क्यों है? सिर्फ तांबे या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये उनके सामने एक दुविधा थी। तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन बहुत भारी और महंगा। ठीक है। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम हल्का और सस्ता है, लेकिन उतना मजबूत नहीं कि अपना वजन और तूफान झेल सके। और ये तांबे जितना अच्छा कंडक्टर भी नहीं है। तो उन्होंने दोनों के बेहतरीन गुणों को मिला दिया, एक हाइब्रिड बना दिया। ठीक समझे। ACSR कंडक्टर में अंदर स्टील की एक मजबूत कोर होती है जो उसे जबरदस्त खिंचाव और मजबूती देती है। और उसके ऊपर एल्यूमिनियम के तारों को लपेटा जाता है जो हल्के होते हैं और बिजली ले जाने का काम करते हैं। ये लागत, वजन, मजबूती और कंडक्टिविटी के बीच एक शानदार संतुलन है। ये तो कमाल का समाधान है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इन तारों को थामे रखती हैं, सपोर्ट्स, यानी खंभे और टावर। इनका काम सिर्फ तारों को ऊपर रखना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन से और एक दूसरे से एक सुरक्षित दूरी पर बनाए रखना भी है। अच्छा। कौन सा सपोर्ट इस्तेमाल होगा, ये लाइन के वोल्टेज, 2 टावरों के बीच की दूरी और जमीन की बनावट पर निर्भर करता है। कम वोल्टेज के लिए लकड़ी या सीमेंट के खंभे, लेकिन 765 केवी जैसी हाई वोल्टेज लाइनों के लिए आपको विशाल स्टील के जालीदार टावर ही चाहिए होते हैं। ठीक है, पर एक चीज मुझे हमेशा हैरान करती है, ये बिजली के तार धातु के टावरों पर टिके होते हैं जो खुद भी धातु के हैं। तो सारा करंट टावर से होकर जमीन में क्यों नहीं चला जाता? शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब इस सिस्टम के गुमनाम हीरो के पास है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर? हाँ, ये चीनी मिट्टी, कांच या पॉलीमर की बनी हुई चीजें होती हैं जो तार और टावर के बीच लगाई जाती हैं। ये बिजली के कुचालक होते हैं, मतलब ये करंट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। अच्छा, तो ये वो लटकती हुई डिस्क की लड़ियां होती हैं। बिल्कुल। कम वोल्टेज की लाइनों पर पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं जो खंभे के ऊपर पिन की तरह लगे होते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज लाइनों पर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इस्तेमाल होते हैं जो डिस्क की लड़ियों की तरह लटकते हैं। और वोल्टेज जितना ज्यादा होता है, इस लड़ी में डिस्क की संख्या उतनी ही ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल। मतलब उन डिस्क को गिनकर वोल्टेज का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, ये एक पुराना और आजमाया हुआ तरीका है जिससे लाइनमैन दूर से ही वोल्टेज का अंदाजा लगा लेते हैं। हर डिस्क लगभग 11 केवी झेल सकती है, तो अगर आपको 10-12 डिस्क की लड़ी दिखे तो आप समझ सकते हैं कि आप 132 केवी की लाइन देख रहे हैं।
और 35-40 डिस्क का मतलब? उसका मतलब हो सकता है कि आप 400 केवी की लाइन के पास हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब एक और सवाल, उन बड़े बड़े टावरों के सबसे ऊपर एक और पतला सा तार लगा होता है, वो क्या है? वो बाकी तारों जैसा मोटा भी नहीं होता है ना। हाँ। उसे अर्थ वायर या शील्ड वायर कहते हैं। उसका काम बिजली ले जाना नहीं, बल्कि बिजली से बचाना है। वो पूरी ट्रांसमिशन लाइन का बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? इन किससे बचाता है? आसमानी बिजली से। अच्छा, जब बिजली गिरती है तो वो सबसे ऊंची चीज पर गिरती है। ये तार सबसे ऊपर होने की वजह से बिजली के प्रहार को खुद पर ले लेता है और उस जबरदस्त करंट को टावर के स्ट्रक्चर से होते हुए सुरक्षित रूप से जमीन में भेज देता है। और इससे नीचे के मुख्य कंडक्टर बच जाते हैं। हाँ, जिनमें हमारी बिजली बह रही है वो बच जाते हैं। वाह, मतलब करोड़ों रुपए के उपकरण और पूरे ग्रिड को बचाने के लिए बस एक पतला सा तार। इसके अलावा इन नोट्स में क्रॉस आर्म्स और लाइटनिंग अरेस्टर का भी जिक्र है। हाँ, क्रॉस आर्म्स वो हॉरिजॉन्टल डंडे हैं जो टावर से निकले होते हैं और इंसुलेटर की लड़ियों को सहारा देते हैं। और लाइटनिंग अरेस्टर भी एक तरह का बॉडीगार्ड ही है, लेकिन ये सबस्टेशन में लगे महंगे उपकरणों जैसे ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा करता है। कैसे? आसमानी बिजली के कारण अगर लाइन में अचानक वोल्टेज बढ़ जाए तो ये अरेस्टर एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है और अतिरिक्त वोल्टेज को जमीन में भेज देता है। समझ गया। ठीक है, तो एक बार फिर से साफ कर लेते हैं ये पूरा जटिल सिस्टम। हाँ, जिसमें बड़े बड़े पावर प्लांट, ट्रांसफॉर्मर, ऊंचे ऊंचे टावर और सबस्टेशन शामिल हैं। इसे इतना जटिल बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, हाई वोल्टेज पर बिजली भेजना। इसके फायदे क्या हैं? बिल्कुल, इसके 4 सबसे बड़े और सीधे फायदे हैं। पहला, जैसा हमने शुरू में बात की, कम ट्रांसमिशन लॉस, ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम हो जाती है। हाँ। दूसरा, पतले कंडक्टर का इस्तेमाल, क्योंकि हाई वोल्टेज पर करंट बहुत कम होता है, इसलिए बिजली ले जाने के लिए बहुत मोटे और भारी तारों की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे लागत कम होती है। हाँ, पतले तारों से काम चल जाता है, जिससे कंडक्टर मटेरियल यानी एल्यूमिनियम और स्टील की लागत काफी घट जाती है, यानी पैसा बचता है। और तीसरे और चौथे फायदे, तीसरा है बेहतर एफिशिएंसी, मतलब सिस्टम ज्यादा कुशल बनता है। जनरेटिंग स्टेशन पर पैदा हुई 100 यूनिट बिजली में से 90-95 यूनिट उपभोक्ता तक पहुंचती है, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। और चौथा फायदा इन सब का मिला जुला नतीजा है, किफायती पावर ट्रांसफर। जब आप तारें पतली इस्तेमाल करते हैं, टावर हल्के बना सकते हैं और ऊर्जा की बर्बादी कम होती है, तो कुल मिला के बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का खर्च बहुत कम हो जाता है। तो इस सब का मतलब है कि ये पूरा जटिल सिस्टम सिर्फ एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, एफिशिएंसी। हाँ, यानी कम से कम नुकसान और कम से कम लागत के साथ ज्यादा से ज्यादा बिजली सही जगह तक पहुंचाना। ये अर्थशास्त्र और भौतिकी का एक शानदार संगम है। बिल्कुल, हर पुर्जे का एक सटीक उद्देश्य है, चाहे वो कंडक्टर का मटेरियल हो, इंसुलेटर का प्रकार हो या टावर की ऊंचाई। ये सिर्फ तार और खंबे नहीं है, ये एक बेहद सोचा समझा जीवित नेटवर्क है जो हमारे आधुनिक जीवन को शक्ति देता है।